Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप लोगों की एग्जाम की तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ चैप्टर 1 जो कि है आपका रैशनल नंबर। तो इस चैप्टर का हम पूरी तरह से निचोड़ निकालेंगे, पूरा समरी करेंगे कि एग्जाम में अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमसे छूटे ना और हम पूरे से पूरे मार्क्स ले आ पाएँ। तो मार्क्स की बात कर रहे हैं तो ये चैप्टर का जो मार्क्स वेटेज है वो है 8 मार्क्स का। 8 नंबर के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो जो होगा आपका 25 से 30 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें आप ये पूरी तरह से अगर आप अच्छे तरीके से समझते हो तो ये 8 मार्क्स आप अच्छे से सिक्योर कर लोगे अपने। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। अब जो ऑलरेडी YouTube पे जो वीडियो है वो है आपके 2 घंटे की, 1.5 घंटे की। तो अब एग्जाम के टाइम में बच्चों के पास इतना समय नहीं रहता है कि वो इतना समय देकर के वो वीडियो को देखें, इसलिए मैं आप लोगों के लिए पूरा समरी निचोड़ लेके आया हूँ। इतना कर लो, एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब बिना किसी देरी के इस चैप्टर को। तो ये चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। तो जैसा कि नंबर नाम से ही पता चल रहा है, नंबर है कोई, यानी कि नंबर से ही कुछ खेलना होगा। 1 2 3 4 5 यही नंबर्स हैं, इसी के साथ हम खेलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ यहाँ पर कुछ टॉपिक कैटेगराइज किया हुआ है, लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। अगर हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए, टोटल जो कि है 9 टॉपिक, अगर 9 टॉपिक हमने इसको पूरा कवर कर लिया तो आपके ये 8 मार्क्स कहीं नहीं गए, आप पूरा इसको सिक्योर कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आपका सबसे पहले हम समझते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, ये तो पता ही होता है बच्चों को, लेकिन फिर भी जान लो क्या होता है। जिसको नहीं पता है वो देख लो। देखो, नंबर, रियल नंबर जो होता है, ये क्लास 10th में आप ये चैप्टर पर होगे। रियल नंबर जो होते हैं वो 2 फॉर्म में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका रैशनल, जिसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं, और एक होता है इर्रेशनल। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि ज्यादा टाइम ना लगे इसको लिखने में। रैशनल और इर्रेशनल। ठीक है, तो ये 2 नंबर, अब रैशनल जो है आपका फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, जो कि है आपका इंटीजर, ठीक है, और दूसरा है नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर जैसे कि वो आपके नंबर हो गए, डेसिमल वाले नंबर हो गए, फ्रैक्शन वाले नंबर हो गए, वो हो गए आपके नॉन इंटीजर। अब इंटीजर फर्दर आपके 3 पार्ट में हुए हैं, आपको पता ही है ना। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है आपका 0। ठीक है, पॉजिटिव को अगर हम देखते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, ये तो पता होगी आपको बेसिक्स। नेचुरल नंबर बोलते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर को। अगर 0 भी इसके साथ मिल जाए तो उसको बोलते हैं होल नंबर, ये भी पता होगा आपको। ठीक है, तो यही बेसिक्स सी चीजें हैं, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें पता ही है ये सारी चीजें। ठीक है, तो और ये इर्रेशनल नंबर वो नंबर हो गए जैसे रूट में 2 हो गया, 3 हो गया, अभी तो डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सारे टॉपिक्स को। तो अब जो नेक्स्ट है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इर्रेशनल। अभी हमने क्वेश्चन की तरफ अप्रोच नहीं किया है, अभी हम चैप्टर को ही समझ रहे हैं। ठीक है, समझा भी कुछ भी नहीं है, बस नाम देखा अभी हमने क्या नाम था उसका। तो अभी नाम में ही थोड़ा सा और एक फर्दर एक्सटेंशन है कि डिफरेंस देख लेते हैं रैशनल और इर्रेशनल में क्या है। ठीक है, उसके बाद इसके क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे। तो रैशनल और इर्रेशनल में क्या डिफरेंस है, ये मैं आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा। क्या होता है कि ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, ऐसे नंबर को बोलते हैं आपका रैशनल नंबर। ये तो आपने रटी रटाई बातें हैं। ठीक है, तो जो P/Q के फॉर्म में हो, Q 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, अगर Q 0 होगा, अगर 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड। जो इन्फिनिटी का साइन है आपका, हमारे चैनल का नाम भी इन्फिनिटी IQ है। ठीक है, तो ये नॉट डिफाइन होता है, तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए कहा जाता है कि 0 नहीं होना चाहिए। और ये P और Q जो है आपका, वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों होंगे इंटीजर्स। इंटीजर मतलब प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, ये सारे नंबर हो सकते हैं, और ऊपर वाला 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके रैशनल नंबर। क्या 3 एक रैशनल नंबर है? हाँ भैया, 3 एक रैशनल नंबर है, इसके नीचे 1 तो डाल ही सकते हो ना आप। तो 3/1 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको रैशनल नंबर का डेफिनेशन। और इर्रेशनल नंबर का क्या होता है कि ऐसे नंबर जिसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते भाई, नॉट रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q, और Q वाला 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं लिख सकते इसको। ठीक है, तो इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसको नहीं लिख सकते हैं, तो यही हो गया आपका इर्रेशनल नंबर। तो अब बात करते हैं और क्या टर्म है इसके लिए, जैसे कि डेसिमल वाले को कैसे हम पता करेंगे वो रैशनल है इर्रेशनल है। ठीक है, तो उसमें देखते हैं हम। देखो, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। ऐसे नंबर्स, ऐसे
डेसिमल वाले नंबर्स जो आपको दिख रहा हो कि वो खत्म हो चुका है, जैसे कि मतलब 0.3 आपको दिख रहा है, इसके आगे कुछ भी अब लिखा नहीं है, ठीक है, अभी डॉट 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 नहीं लगा हुआ है, बार नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं आपके क्या, जो टर्मिनेटिंग हो रहा हो, जो टर्मिनेटिंग हो रहा हो यानी कि खत्म हो रहा हो, ठीक है, जैसे आप डिवाइड करते हो ना किसी भी नंबर को, अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, वो कुछ बचता नहीं है, उसका क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं आपका क्या, रेशनल नंबर, जो टर्मिनेट हो रहा हो, ठीक है। और एक और क्या होता है इसका, ये कहता है कि चलो भाई टर्मिनेट हो गया तो भी ठीक है, लेकिन टर्मिनेट नहीं हुआ, लेकिन अगर रिकरिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी मेरे अंदर ही डाल दो आप, ठीक है। तो इसने बोला कि ऐसे नंबर जो क्या होंगे, टर्मिनेट यानी कि खत्म नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि खत्म नहीं हो रहा हो, बट रिपीटिंग या रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग हो रहा हो या रिपीटिंग हो रहा हो, ऐसे नंबर को भी बोलेंगे क्या, रेशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल में इसके ऊपर मैं बार लगा देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया क्या कि 0.3333 बहुत टाइम्स है, तो ये भी क्या हो गया आपका एक रेशनल नंबर हो गया। तो यही होता है रेशनल नंबर कि आप अगर टर्मिनेट भी करवा रहे हो डिवाइड के बाद तो भी रेशनल है, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीटिंग फॉर्म में है, तो भी वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो एक एक मार्क्स में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कौन सा इसमें टर्मिनेटिंग है, बहुत ही सिंपल है ये तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि अगर टर्मिनेट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, देन ऑल्सो वी कैन से दैट नंबर इज अ रेशनल नंबर। चलिए अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो ऐसे नंबर जो, अब इसके अलावा बचता क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर जो कि ना ही टर्मिनेट होगा, ना ही वो क्या होगा, रिपीट होगा, ना ही टर्मिनेट होगा, ना ही नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर जो ना खत्म हो रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं, ऐसे को बोलते हैं आपका क्या, इर्रेशनल नंबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ये तो आपने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन ये गलत पढ़ा हुआ है, गलत नहीं पढ़ा है, मतलब इसको हम एज अ रेफरेंस में यूज करते हैं ताकि हमारे कैलकुलेशंस आसान हो जाएं, ठीक है। लेकिन पाई की वैल्यू एग्जैक्टली ये नहीं होती है, नियर बाई में ये होती है। तो इसकी वैल्यू, तो ये जो ये लिखा है मैंने 22/7, ये नंबर आपका क्या हो जाता है, रेशनल हो जाता है। लेकिन पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू है ये आपको पता होगी 3.14 होती है, और ये चलता चलता रहता है, बहुत नंबर है इसके आगे, खत्म नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है। तो दिस वैल्यू इज योर इर्रेशनल नंबर। समझ में आ गई बात आपको। और ऐसे नंबर जो चलते जा रहे हैं, रिपीट भी नहीं हो रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। जैसे कि आपका √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1.41 डॉट 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 चलता रहता है। तो ये क्या हो रहा है, ना रिपीट होगा ना खत्म हो रहा है, तो ये आपके क्या हो गए, इर्रेशनल नंबर। जैसे कि मैंने बोल दिया क्या √4 भी ऐसा है क्या, तो √4 की वैल्यू लेकिन होती है क्या 2, तो ये 2 क्या है आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 के नीचे 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको p/q के फॉर्म में लिख दिया ना हमने, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, ठीक है। तो आपका √4 जो है वो इर्रेशनल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक थी बेसिक सी बातें कि हमें रेशनल इर्रेशनल में क्या डिफरेंस है, वो हमने सीख लिया, ठीक है। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ट्रू फॉल्स के अंदर क्वेश्चन आता है ऐसे कि क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, तो क्या बोलोगे आप, ट्रू या फॉल्स? यस ट्रू, बिकॉज जितने भी रेशनल नंबर हैं, जितने भी इंटीजर हैं आपके, सबके नीचे 1 तो आप डाल ही सकते हो ना। जैसे कि -3 लिख दिया, उसके नीचे 1 डाल दो, भाई बन गया ना ये रेशनल नंबर, ठीक है। तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, बट इसको अगर हम उल्टा कर दें, क्या ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर? नो, कोई नहीं है भाई। अगर मैंने लिख दिया 3/5 तो ये इंटीजर थोड़ी है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं इसके मेन टॉपिक्स के अंदर, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब सबसे मेन टॉपिक है इसका, क्वेश्चन जिससे आते हैं एग्जाम में हर साल, वो क्या है कि आपको बोलेगा कि रेशनल नंबर फाइंड करो भाई, 2 रेशनल नंबर के बीच में कोई 2 ऐसा रेशनल नंबर आपको दे देगा, कोई भी 2 ऐसा नंबर दे देगा और बोलेगा भाई इसके बीच में नंबर पता करो, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको कि 3 और 5 के बीच में एक नंबर बताओ, तो आप बोल दोगे 4 है, ये तो बहुत सिंपल है, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया ना ये। लेकिन ऐसा तो पूछेगा नहीं आपसे, यहां पर लिखा हुआ है कि 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर बताओ, कितने भी पूछ सकते हैं वो, 5 पूछ लें, 7 पूछ लें, 10 पूछ लें, ठीक है। तो उसको करने का सिंपल सा तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया ऐसे में कि रेशनल नंबर बताओ, तो उसको करना बहुत ही सिंपल है। जैसे कि यहां पर 2 और 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके बीच में मान लेते हैं हम 5-5 नंबर सबके बीच, सबके लिए फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका जो मेन
इलाज है वो क्या है कि आप हर एक के डिनोमिनेटर को क्या बनाओ, सेम बनाओ। ठीक है, सारे डिनोमिनेटर को क्या बनाओ, सेम बनाओ। तो अब बोलोगे सर इसके नीचे तो डिनोमिनेटर ही नहीं है भाई, तो कैसे बनाऊंगा सेम? तो बना देते हैं ना डिनोमिनेटर। उसमें क्या है, 2 और 3 है, इसको डिनोमिनेटर बनाना है तो मल्टीप्लाई कर दो किसी सेम नंबर से, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो कर सकते हैं ना सेम ही चीज से। जैसे मान लो इसको मैंने कर दिया 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 10/10 से, तो ये क्या बन गया, 2 दूनी 10, ये 20 हो गया और ये इधर हो गया 10। ठीक है, 20/10 हो गया। इधर भी कर देते हैं 10/10 से, तो ये क्या हो गया, 30/10। देखो आ गया ना, डिनोमिनेटर भी बन गया, ये भी बन गया। अब इसको आप काट दोगे, अगर मान लो हमें काटना तो नहीं है, मान लेते हैं काट लेते हैं, तो क्या बनेगा, ये 10 के टेबल में 2 बार में फिर से वही 2 पहुंच गया ना। तो हमने कुछ गलत नहीं किया यहाँ पे। अगर मैथ्स में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो, इट मीन्स आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर दोनों को हटा दोगे तो चीजें तो वहीं पहुंच गई ना फिर से। ये हम अपने रेफरेंस हेल्प के लिए करते हैं ताकि क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर भी हमने किया, तो इसको भी कर देंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन हमें ये स्टेप करना नहीं है, काटना नहीं है। ठीक है, तो ये काटने वाले स्टेप को मैं अंडो कर देता हूँ, हटा देता हूँ, क्योंकि हमें काटना नहीं है। मैं आपको बता रहा था कि हम किए हैं ये मल्टीप्लाई, तो हमने कुछ गलत नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, चलिए ओके। सो इधर अब यहाँ पर क्या हो गया, क्या क्या नंबर आ गया हमारे पास नंबर आ गया 20/10 और इधर आ गया 30/10। तो क्या आप इन दोनों नंबर के बीच में आप 5 नंबर ढूंढ के नहीं लिख सकते? क्या क्या नंबर होगा, 21/10, 22/10, 23/10, ऐसे ऐसे करके 29/10 तक आप जो भी अच्छा लगे 5 नंबर कोई सा भी लिख दोगे। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका डन। ठीक है, चलो इतना सिंपल भी नहीं आता है। अब देखते हैं क्या है। ये इस टाइप के आ सकते हैं कि 2 रैशनल नंबर दे दिया, अब इन दोनों के बीच में बताओ भाई, तो कैसे बताएंगे? सेम वही प्रोसेस। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, बट यहाँ पर 2 और 4 के बीच में एक ही नंबर का डिफरेंस है, जो कि है 3/3, 3/3 ही आ सकता है, लेकिन हमें तो चाहिए 5। तो क्या करेंगे, किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो भाई, अपने आप मिल जाएगा। तो 2/3 लिखा है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लो हम 10 से, 10/10, यहाँ पर भी कर देते हैं, मान लो 10/10। ठीक है, किसी भी नंबर से कर सकते हैं। मैं 10 इसलिए ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी रहे और जल्दी फटाफट हो जाए। ठीक है, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि 10 ही लेना है। चलो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 20/30 और ये हो गया आपका 40/30। ठीक है, अब 20/30 और 40/30 के बीच में कोई सा भी 5 नंबर ढूंढ के लिख दो, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। ठीक है, चलो तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। ये भी हो गया डन। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर भी सेम वही काम है, इन दोनों के बीच में नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करोगे आप, वैसे ही किसी एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और लिख डालो जितने नंबर पूछ रहा है वो, 10 20 जितने पूछे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको रैशनल नंबर फाइंड करने का, तो जो कि बहुत ही ईजी है, तो आप इस तरह से इसको करोगे। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सप्रेस इन P/Q के फॉर्म में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है कि P/Q के फॉर्म में लिखना है इसको। देखो P/Q के फॉर्म में लिखना बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 0.5। अब पूछे इसको 0.5 को P/Q के फॉर्म में लिखो, तो इसको तो 6th 7th का बच्चा भी लिख देगा। क्या लिखेगा उसको? पॉइंट को रिमूव करते हैं तो 10 आ जाता है नीचे, 5/10 हो गया। इसको काट देंगे तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो 1/2 हो गया सर, P/Q के फॉर्म में लिख दिया। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो आप, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, लेकिन इतना आसान तो पूछेगा नहीं क्वेश्चन आपसे। ठीक है, क्योंकि 9th क्लास में हो आप, तो 9th क्लास में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं P/Q के फॉर्म में कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, कोई एक ऐसे नंबर लिखे होंगे, उसके ऊपर बार लगा दिया, भाई अब इसको करो कन्वर्ट। अब इसको कैसे करे कन्वर्ट? इसके ऊपर तो बार है भाई, मुझे क्या पता कितने जीरो लगाऊं मैं, क्योंकि यहाँ पर तो एक डिजिट था तो मैंने 10 लगा दिया, लेकिन यहाँ पे बार है, इसका मतलब तो 3 कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, कितने जीरो लगाऊं नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लेट का यूज एक्स मानते हैं इसको, और जिससे हमारा काम जो है वो आसान होता है। चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसको करेंगे। देखो सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन में दिया हो, तीनों को हम एक साथ ही अटेम्प्ट करते हैं। देखो कितना आसान है। जो भी क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है, उसको आप मान लोगे क्या? एक्स। क्या मान लोगे? एक्स। जैसे कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन, मान लिया इसको हमने एक्स इज इक्वल टू 0.3 बार। ठीक है, एज्यूम कर लिया हमने। इसको भी मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 2.37 के ऊपर बार। इसको भी मान लेते हैं हम एक्स इज इक्वल टू 2.25। ठीक है, चलो इसके ऊपर बार है, मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा
कि दूसरा प्रोसेस आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने नंबर के ऊपर में बार लगा है, कितने नंबर के ऊपर में बार लगा है। यहां पर है सिर्फ एक नंबर के बीच में, तो जितने नंबर के ऊपर बार हो उतने के 0 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि इसको हम किससे करेंगे, 1 के 0 से, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसको 10 से 10 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है। तो अब करते हैं इसको 10 से, तो इसको किया तो 10x और इधर किया तो, अब देखो जब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.3 के ऊपर बार। समझ में आ रही है यहां तक? बहुत सही, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको पता होगा, मल्टीप्लाई वगैरह तो सीखा होगा ना आपने 6ठी 7वीं क्लास में, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे इसको। अब उसके बाद यहां पर अगर हम देखें तो देखो अब इसको हमें स्प्लिट करके लिखना है। स्प्लिट मतलब क्या, इसको खोल के लिखना है, एक्सपेंड करना है। देखो तो यहां पर 10x का 10x ही डाल दिया हमने। अब 3.3 को क्या लिख सकते हो ताकि हम यहां से x को चुरा लें, x को यहां पर यूज कर लें, ऐसा क्या लिख सकते हैं इसको हम, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 में 0.3 को जोड़ दें, क्योंकि 0.3 है यहाँ पे अलग, तो 0.3 को अगर जोड़ दें, इसके ऊपर बार को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा बिल्कुल, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो वापस पिछले वाले स्टेप में ही पहुंच जाएंगे ना, कुछ हमने गड़बड़ तो नहीं किया, ठीक है, सही चल रहा है स्टेप के हिसाब से। तो ये हो गया। तो अब इसके यहां पर हम क्या करेंगे, ये वाला जो x है इसको यूज कर लेंगे। तो यहां पर लिखा हमने 10x इज इक्वल टू 3 प्लस, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, जो कि हमने ऊपर लेट किया था, इसको मान लिया इक्वेशन 1, तो लिखेंगे पुट इक्वेशन 1 हियर। सो यहां पर क्या हो गया, ये x हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो x इक्वेशन बन गई एक, ये इसको सॉल्व करना तो आता होगा आपको। ये x इधर किस में है, प्लस में, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ 10 में से एक x जाएगा, 10x में से एक x जाएगा, 10 आम में से एक आम गया तो 9 आम बचा इज इक्वल टू 3। और यहाँ पर हमें x को बाहर निकालना है, तो x की वैल्यू बाहर निकाल ली, तो यहाँ हो गया 3/9, जो मल्टीप्लाई में वो चला जाता है डिवाइड में। तो ये आ गया आपका आंसर। इसको काट देंगे, छोटा फॉर्म में दिखाना होता है हमेशा, तो 1/3 हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको PYQ के फॉर्म में कैसे लाएंगे। भी समझाने में मैंने इतना समय लिया, लेकिन करना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे करेंगे। चलो इसका भी हमने लेट कर लिया, एक्स इसको मान लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने क्या बोला, दूसरा स्टेप क्या है, पॉइंट के बाद काउंट करो कि कितने नंबर के ऊपर बार है। तो यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर बार है, ठीक है। चलो तो क्या समझ में आया कि हमें दो जीरो वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख दो एक लाइन, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो यहाँ पर हो गया ये 100x और यहाँ पर हो गया ये, इसको 100 से करेंगे तो आपको पता है क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 237.37 के ऊपर बार। अब इसको बोलोगे सर दूसरा 37 कहाँ से आ गया, भाई इस बार के अंदर में कई 37 है, तो उसको हम एक लिख सकते हैं अंदर, ठीक है। चलो अब उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, अरे यार क्यों मिट रहा है भाई, हाँ ठीक है। चलो अब क्या करना है हमें, ठीक वही काम कि यहां पर जैसे हमने एक्सपेंड करके लिखा था इसको, अब इसको बताओ हम कि मैं किस तरह से एक्सपेंड करूं ताकि ऊपर वाला जो लेट किया था वो यहां पे यूज हो जाए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 100x इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कहां गया, हाँ ये 2.37 को हमें हटाना है, 2.37 को, ठीक है, 2.37 हमें इसे सेपरेट करना है। तो 2.37 को सेपरेट कर देता हूं, 2.37 के ऊपर बार को मैंने सेपरेट कर दिया। अब इसके पास यहां कितना बचा, 237 में से अगर 2 हटा दिया मैंने तो यहां कितना बचा, अब यहां पे बचा 235। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है। क्या किया, इसके अंदर से 2 घटा दिए मैंने, 7 के नीचे से 2 घटा दिया तो 5 बचा, वो लिख दिया 235। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ऊपर वाले स्टेप में ही आ जाऊंगा। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि मैं इसकी जगह पर ये जो ऊपर मैंने ये मचाया हुआ था कुछ धूम, उसको मैं यूज कर सकूं, ठीक है। चलो तो अब यहां पर मैं इसको क्या करूंगा, इसके जगह पे क्या लिख दूंगा, ये x लिख दूंगा। तो यहाँ पे हो गया ये 100x इज इक्वल टू, सेम नंबर यहीं पे उतार देते हैं 2 3 5, और उसके बाद प्लस में इसके जगह पे क्या लिख दूंगा, x, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ मान रखा है। तो यहाँ पे ये करने से पहले ब्रैकेट में यहाँ डाल देना, आपने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे लिखोगे आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, तो लिख दोगे यहाँ पे बाय पुटिंग इक्वेशन 1, ठीक है, क्लियर। चलो अब उसके बाद ये वाला x जो है इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आपको पता है ये बेसिक रूल है, ये तो अलजेब्रा का। तो यहाँ पे 100 आम में से एक
एक आम चला जाएगा तो कितना आम बचेगा, 99 आम बचेंगे। 99 आम इज इक्वल टू 235। अब हमें x निकालना है तो x को बाहर छोड़ दो, ये 99 चला जाएगा डिवाइड में क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो ये हो गया आपका आंसर 235/99। कट रहा है तो काटो वरना यहीं पे छोड़ो, ठीक है। तो ये हो गया आपका p/q के फॉर्म में लिखना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें 3 वैरायटी ही है और कुछ भी कोई दूसरा वैरायटी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसी में से क्वेश्चन घूम सकता है, या तो ये पूछ देगा या तो ये पूछ देगा। अगर 1 मार्क्स में पूछेगा तो ये वाला पूछ सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, समझ लो, बहुत ही सिंपल सा है, आराम से 3 नंबर सिक्योर कर लोगे अपने इसमें। तो अब इसको करना है, मैं तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहां पर थोड़ा सा ट्रिक होगा क्योंकि ये जो 3 है ना, ये 3 पॉइंट के बाद है और पॉइंट के स्ट्रेट में डायरेक्ट बार स्टार्ट नहीं हुआ, एक नंबर को छोड़ के स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो मुझे ट्राई करना है कि मैं इस 3 को इधर लपेटे में ले आऊं, इस तरफ ले आऊं, ठीक है। 3 को मैं इस तरफ ले आऊं तो यहां पर मैं क्या करूंगा, दोनों साइड को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, वहां पर नहीं, यहां पे अगर मैं दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस वाले लाइन में, ये x मानने के बाद, अरे यार, ठीक है, अगर मैं यहां पर x10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड को, तो आपको पता होगा ये जो पॉइंट है उठ के कहां चला जाता है, यहां पे चला जाता है। फिर मेरा वही सर्कमस्टेंसेस बन जाएगा कि पॉइंट के बाद जो 2 नंबर हैं उसके ऊपर बार, यानी कि ऐसा वाला सीन बन जाएगा। तो ऐसा वाला सीन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये वाला स्टेप नहीं है, ये अभी हमें क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए ये करना पड़ेगा। तो यहां पर हम कर देते हैं इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा 23.25 के ऊपर में बार। समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन को उठा करके ऐसा बना दिया, ठीक है। अब ऐसा बना दिया तो अब सारा काम तो वैसा ही होगा। फिर चलो करते हैं फिर वैसा ही काम। तो यहां पर पॉइंट के बाद में दो नंबर हैं, 2 नंबर के ऊपर बार है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो वाले से, यानी कि 100 से। तो 100 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लिखो बाय 100, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हो बोथ साइड तो लिख दो यहाँ पे बोथ साइड। अब उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 10x को अगर 100 से गुना करते हो तो कितना बनता है, 1000। तो यहाँ पे 1000x बन जाएगा इज इक्वल टू, अगर इसको आप गुना करते हो 100 से तो कितना बनेगा, इसका जो पॉइंट है 2 नंबर बाद और शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि एक 10 से किया था तो 1 पॉइंट शिफ्ट हुआ, 2 से करेंगे तो और 2 अगर आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2325.25 के ऊपर में बार, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा स्प्लिट करके एक्सपेंड करके, ताकि मैं ऊपर वाला जो ये लेट किया है ये मैंने यूज कर सकूं यहां पे। तो मैं इसको लिखूंगा 100x का 100x, और यहां पर क्या लिखूंगा, हमें 23.25 को अलग करना है, तो लिख देता हूं पहले 23.25 के ऊपर बार को अलग कर दिया मैंने। तो भाई 25 में से 23 को घटा दिया मैंने, तो क्या बचा वहां पे, 22 बचेगा। सही है ना कैलकुलेशन, हाँ भाई देख लेना, ठीक है। 2322 यही बचेगा ना, प्लस, अब इसमें जोड़ देता हूं तो 2 2 4 22 बचेगा, है 02 बचेगा, ठीक है। 2302, ठीक है, 2302 बचेगा। मैंने पूछा था आप लोगों से, बताया नहीं आपने कमेंट करके। चलो, तो यहां पर 2302 बचा। अब उसके बाद ये जो पॉइंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं, नहीं ये नहीं लिख सकता, ये लिख सकता हूं ये वाला, क्योंकि इसके जगह पे हम यूज किया ना हमने 23.25, तो यहां दिख रहा है ना। तो इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं, 10x लिख सकता हूं मैं। यहां पे क्या लिख सकता हूं, 10x प्लस यहां पे 2302 इज इक्वल टू यहां पे 1000x। ये समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप रिमाइंड करके उसको दोबारा से देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। थोड़ा टाइम लग सकता है यहां समझाने में। चलो, उसके बाद यहां पर क्या करोगे आप, इस 10x को उधर माइनस कर दोगे तो 1000 में से 10x जाएगा तो 990x बचेगा। 990x इज इक्वल टू, ये पूरा उतार दोगे यहाँ पे, फिर x निकालना है तो x इज इक्वल टू ये पूरा नंबर अपॉन में ये 990 आ जाएगा। कट रहा है तो काटो वरना छोड़ो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरी तरह से डन कि अगर कोई सा भी नंबर ऐसे आता है p/q के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करने के लिए, तो आप इस वे को फॉलो कर सकते हो एंड आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि फाइंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, यानी कि अभी तो किया था, नहीं वो किया था हमने रेशनल नंबर फाइंड करो रेशनल नंबर के बीच में। अब यहां पर क्वेश्चन है इर्रेशनल नंबर फाइंड करो। क्या फाइंड करो, इर्रेशनल नंबर फाइंड करो। अब इर्रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं भाई, ये तो सबसे आसान है, इसलिए इसके क्वेश्चन आते ही नहीं है। फिर भी समझ लो, कहीं आ गया तो बच्चे सोचे कहां से आ गया ये ये तो पढ़ा नहीं था।
देखो 3/5 लिखा हुआ है, इसके बीच में इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। आप बोलोगे सर 4 लिख दो ना, 4 क्या इर्रेशनल नंबर है? ये तो है नहीं, ये तो रैशनल नंबर हो गया। और मान लो हमें यहाँ पे फाइंड करना है 3 नंबर्स फाइंड करने हैं, तो कैसे करेंगे हम? बहुत ही सिंपल है भाई। 9 को इर्रेशनल फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो √9 होता है, √9 को 3 बोलते हैं, जबकि इर्रेशनल नहीं है। लेकिन √9 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 3 होती है, ये बात तो पता है। 5 कैसे आएगा? √25 का 5 आता है ना, √25 5 होता है। इसके बीच में जितने नंबर बचे हुए हैं सबको लिख डालो। पूछे तो 3 ही है ना भाई, लिख दो कोई सा भी। √10 लिख दिया, √12 लिख दिया, जो आपको पसंद आ रहा है, √15 लिख दिया, ठीक है, कोई सा भी उठा के लिख दो इन तीनों के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे। देखो कुछ दिमाग ही नहीं लगा इसमें, तो ऐसे ही हो गया, ये 1 नंबर का भी नहीं है क्वेश्चन। चलो अब उसके बाद ये वाले देखो, अब यहाँ पर क्या बोला है, इसके बीच में फाइंड करो भाई। तो √2 √3 के बीच में कैसे नंबर फाइंड करेंगे? यहाँ पर बस आपको ये 2 चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है? √2 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू क्या होती है। तो देखो √2 की वैल्यू होती है 1.41 और 3 की वैल्यू होती है 1.73। तो इन दोनों के बीच में आपको नंबर ढूंढने हैं 3। इसके बीच में तो कितने नंबर मिल जाएंगे भाई, पॉइंट का तो खेल है, बस खेलो। चलो तो 1.4 और 1.7 इसके बीच में नंबर देखने हैं, तो लिखते जाओ कुछ भी, 4 5 6 1 2 0 3 कुछ भी लिखते जाओ, डॉट डॉट डॉट, फिर लिख दो 1 फिर यहाँ 5 के साथ शुरू कर दो। चलो 5 यहाँ पे 3 2 1 6 7 8 0 4 कुछ भी लिखते जाओ अपने मन से, राम कहानी। 1 फिर 6 लिख दो, 6 इसके साथ ही लिख सकते हैं, कितने सारे नंबर, ठीक है। अब बोलोगे सर 3 ही हुए 7 पे, तो भाई इसमें चेंज कर दो ना, 5 के बाद अगला नंबर चेंज करते जाओ, ऐसे तो कितने नंबर बन जाएंगे। कोई इसका फिक्स आंसर तो है नहीं, कुछ भी लिख सकते हो आप इसके बीच में, ठीक है, मतलब इसी के दायरे में। चलो तो ये भी हो गया आपका क्लियर, ये टॉपिक भी, कि इर्रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं गिवन 2 नंबर के बीच में, चाहे वो रेशनल के फॉर्म में पूछा हो, चाहे वो इर्रेशनल के फॉर्म में पूछा हो, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई, ये भी कर लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखो। हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर समझ में आ रहा है आपको तो लाइक और वो जो बोलते हैं ना वो सब कर ले अपने दोस्तों के साथ। जो आपके फ्रेंड है जिसको नहीं समझ में आता है ज़्यादा, ढूंढ रहा है कहाँ से पढ़ूँ क्या करूँ, तो उसको भेज दो कि कम समय में भाई पढ़ लेगा, तो ठीक है भाई, नंबर आ जाएंगे अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। इर्रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। भाई ये भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि नंबर लाइन पे हमें इर्रेशनल नंबर को प्लॉट करना है, तो किस तरह से करेंगे? बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूं किस तरह से करना है। देखो आपने एक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुना होगा, वो क्या कहता है कि कोई अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाले लाइन को, बड़े वाले को बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, और उसके बाद इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड या हाइट, और इसको बोलते हैं आपका बेस, ठीक है, एल्टीट्यूड हाइट या परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है, ये वाली साइड अगर फाइंड करनी है, नहीं मान लो हाइट हमें फाइंड करना है, तो हाइट का स्क्वायर होता है आपके बेस के स्क्वायर प्लस में ये जो परपेंडिकुलर है इसके स्क्वायर के बराबर, अगर हमें ये फाइंड करना है तो। और अगर हम स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजते हैं तो क्या होता है आपको पता होगा, अंडर रूट बन जाता है। तो ये ऐसा हो गया, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको फाइंड करने हैं। ये देख के लग रहा होगा क्या डरा सा बना दिया, डरावना सा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो सिंपल सी भाषा में समझाता हूं। √2 का फाइंड करना है मान लो, तो √2 हमें कहां पे मिलेगा? √2 की वैल्यू एक तो पता होगी आपको 1.41, क्योंकि मैंने बोला 2 की वैल्यू याद कर लो, 1.41 √2 की वैल्यू है। तो भाई इसका दिमाग में एक रफ आइडिया तो बन गया होगा भाई कि रूट इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है और इसके बाद 2 आ जाता है, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेगी। ये बात तो समझ में आ गई ना बात? चलो बहुत अच्छा। अब उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो अब हमने देख लिया ना, रफ आइडिया लगा लिया 1 और 2 के बीच में होगा। तो चलो देखते हैं, यहां पर लिखा हमने 0, यहां लिखा हमने 1, यहां लिखा हमने 2, ठीक है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ मगजमारी नहीं है। अब अगला स्टेप क्या है कि मैंने जैसा समझाया कि बेस और परपेंडिकुलर, मान लो हमें √2 तक पहुंचना है, तो √2 का मैं कैसे बनाऊंगा? यहां पर मान लो अगर हमें √2 चाहिए, यहां पे हमें √2 चाहिए, √2 चाहिए, तो कैसे बनाऊंगा मैं √2? अगर मैं बेस के जगह पर भी 1 का स्क्वायर कर देता हूं, परपेंडिकुलर के जगह पे भी 1 का स्क्वायर कर देता हूं, तो क्या √2 आएगा? जोड़ के देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 को जोड़ा तो √2 आ गया। तो मुझे यहां से क्लियर समझ में आ गया कि भाई अगर बेस भी 1 हो, परपेंडिकुलर भी 1 हो, तो मैं √2 तक पहुंच जाऊंगा। तो बेस 1 कैसे? ये और हाँ, ये रहा बेस 1 आपका, यहां से यहां तक 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, ठीक है, यहां से यहां तक 1। अब और कौन सा बोला है?
बेस भी 1 हो और परपेंडिकुलर भी 1 हो, तो परपेंडिकुलर हम यहाँ पे बनाएंगे ये भी 1। तो ये हम कैसे बनाएंगे परपेंडिकुलर, ये तो आपने छोटी क्लास में, छोटी क्लास क्या 8th में सीखा होगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, यहाँ से एक कंपास खोला, यहाँ से ऐसे आर्क लगाया, यहाँ से ऐसे आर्क लगाया, फिर यहाँ से रख करके यहाँ पे आर्क मारते हैं, यहाँ से रख के यहाँ पे आर्क मारते हैं। तो यहाँ जो पॉइंट कट रहा है ये आपका यहाँ पे कहीं होगा ये 1 यूनिट, क्योंकि इसका और इसका लेंथ सेम होना चाहिए, तभी तो 1 1 यूनिट है ना दोनों। 1 1 यूनिट इसलिए कह रहे हैं, मीटर सेंटीमीटर इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है, तो यूनिट मतलब होता है सेम सेम, ठीक है। ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। अब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। पेन कहाँ भाग रहा है भाई, इन दोनों को मैं यहाँ ज्वाइन कर दिया, तो ये जो बना मेरा ये √2 का लाइन है। अब लेकिन √2 हमें हवा में थोड़ी दिखाना है, हमें कहाँ दिखाना है, ग्राउंड पे दिखाना है, यानी कि इस लाइन पे दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर रखा हमने कंपास अपना और निडल को खोल करके ऐसे ऐसे ये आएगा, ये आपका, एक मिनट, अरे यार पेन चेंज हो जा भाई, हाँ, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे आएगा, यहाँ पे कहीं गिरेगा ये, ठीक है। तो ये आ गया आपका √2 का पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको शो करोगे, बहुत ही सिंपल है। दोबारा से रिवाइंड करके आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया हरकत यहाँ पे। अब पूछोगे कि अगर मान लो √3 का बोल दिया तो क्या करूंगा, तो √2 बनने के बाद ही √3 का बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, अब यहाँ पर देखो, अब √3 हमें बनाना है, यहीं पे आ जाओ दोबारा से, √3 बनाना है हमें। तो √3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं बेस को रख देता हूँ, क्या 2 रख देता हूँ बेस को, यहाँ पे बेस को रख दिया √2, तो √2 का कर दूं, इसका कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये आ गया √3। समझ में आ रहा है आपको, कि किसी का बनाना है तो हमें छोटे वाली की हेल्प लेनी पड़ेगी। चलो अब उसके बाद मैं यहाँ पे 3 का बनाना है तो क्या करूंगा, इसी पॉइंट पे ये जो है आपका ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये √2 का लाइन है, इतना लेंथ √2 का है, ठीक है। और √2 + 1, तो +1 हमें यहाँ ऊपर परपेंडिकुलर खड़ा करना पड़ेगा, ये हो गया। अब तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा से ऐसे वाला नौटंकी करो, कंपास से ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर यहाँ से रख करके यहाँ आर्क मारा, यहाँ से रख के यहाँ आर्क मारा, फिर ये ऐसे करके कहीं जाएगा, यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला लाइन हो गया √3 का लाइन। और यहाँ पे जो इसका शैडो बनेगा वो कैसे बनेगा, ये ऐसे गिरता हुआ गिरता हुआ गिरता हुआ गिरता हुआ गिरता हुआ ऐसे करके आएगा, ये हो गया √3। समझ में आ गया। अब ये हर चीज को करने से पहले आपको ये बस छोटा सा मैथ्स ये पूरे के साथ वहां पर लिख दोगे और ये बना दोगे, पूरे के पूरे नंबर आपके, ठीक है। बस इतना ही करना है उसके अंदर। √10 का पूछ ले तो √10 का मतलब, √10 किसके पास में है, √9 के पास में है। √9 का मतलब क्या, √9 मतलब क्या, √9 मतलब 3, यानी कि 3 के पास में है भाई। एक लाइन खींचा, यहाँ पे डाला 0, यहाँ पे डाला 1, यहाँ पे डाला 2, यहाँ पे डाला 3 के पास में है भाई। तो हम मुझे क्या करना पड़ेगा, √3 प्लस में √1 लेना पड़ेगा, √3 का स्क्वायर प्लस में √1 का स्क्वायर, क्या निकालने के लिए, हाइपोटेनियस निकालने के लिए। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी, यहाँ में 10 बनाना है ना, तो मैं वो सोच रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे √9 लेना पड़ेगा, √9 का स्क्वायर और ये 1, तो इससे ये खत्म, तो ये 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, √10 अंदर में। तो अब यहाँ पर मुझे किसका हेल्प लेना पड़ेगा, 3 का। तो इसकी लेंथ पूरी क्या रखनी पड़ेगी, 3 रखना पड़ेगा, ये 3 यूनिट। और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे ऐसे करके, और ये हो गया आपका, यहाँ ज्वाइन किया और यहाँ से फिर इसको शैडो में गिराएंगे यहाँ पे, तो ये हो गया √10 आपका, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे, ये थोड़ा कैलकुलेशन करके दिखाओगे ऊपर में, फिर उसके बाद इस तरह से इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि नंबर लाइन पे प्लॉटिंग कैसे करते हैं, बहुत ही ईजी है। रिवाइंड करके देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। थोड़ा आप स्पीड भी अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो, जिस तरह से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आगे के क्लासेस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, कि हमें कुछ लॉज पढ़ने हैं जिससे हम इसके क्वेश्चंस कर पाएँ, ताकि वैसे भी ये पावर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये जो दिखता है एक्सपोनेंट वगैरह इस तरह से, बच्चों को काफ़ी डरा देता है पहले ही, लेकिन बहुत सिंपल होता है ये। आप बस इसके जो इसका लॉज है इसको फॉलो करो। अगर कोई सेम नंबर का पावर अलग अलग है तो मल्टीप्लाई में है तो उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। कोई सेम नंबर है दोनों और उसका पावर अगर ऐसे अलग अलग है, डिवाइड में है, तो उन दोनों को माइनस कर देते हैं। बस यही याद रखना है आपको। और इन दोनों, अगर ऐसा हो कोई एक नंबर है, उन दोनों की पावर ऐसे ब्रैकेट में हो, उन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कोई अलग अलग नंबर हो, पावर सेम हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर वही पावर बिठा देते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल नहीं दे के दे रहा हूं ताकि और ज़्यादा फिर लेंदी हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ लो।
ये है। अब इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उसको करोगे, सिर्फ आपको यही दिमाग में रखना है और बहुत सिंपल है, इतना दिमाग में रखने जैसा कुछ है भी नहीं। किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू सीधा 1 होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। जैसे मैंने दे दिया 1000 की पावर 0, मतलब इसका आंसर क्या 1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, चलो अब कोई भी नंबर उसकी पावर अगर नेगेटिव में है तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 लिखा मैंने, इसकी पावर दे दी मैंने -3, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 का 1/2 इसकी पावर 3, तो इस तरह से लिखोगे। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, और पावर प्लस में बन जाता है फिर। चलो अब देखते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, इधर भी 2 इधर भी 2, बेस क्या है, सेम है। बेस सेम हो तो पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो पावर दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 3/2 प्लस में 5/2, इसकी पावर को ऐड कर दिया दोनों को, दोनों का एलसीएम लिया तो 2 का 2, 5 3 8। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसे कितना सिंपल है, कोई दिमाग ही नहीं लग रहा इसके अंदर। इसमें कितने भी बड़े क्वेश्चन आ जाएं, स्टेप बाय स्टेप चलो, इसको ध्यान में रखते हुए यू विल नेवर बी रॉन्ग। बस इसको ये ध्यान में रखना। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या, इसको हमें सॉल्व करना है, इसमें कुछ फॉर्मूला तो लग नहीं रहा, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो 125 को क्या लिख सकते हो आप, 5 की पावर 3 लिख सकते हो क्या। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा दिमाग में कि इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर लिखने के लिए सोच रहे हो कि मैंने कैसे लिखा ये, तो ये याद होता है। ठीक है, अब आपको याद नहीं होगा तो कैसे करोगे, 125 का फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 5 के टेबल में 25 बार में, 5 के टेबल से फिर 5 बार में, फिर 5 के टेबल से 1 बार में। ठीक है, तो ये 3 बार 5 आ गया ना, इसलिए मैं लिखेगा 5 की पावर 3। अब इसके ऊपर पावर क्या लिखा है, 1/3, 3 से 3 फिटूस, आंसर क्या आ गया 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे, ये पावर जो 3 आया, इन दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। देखो अभी लॉ में पढ़ा था ना हमने, अगर कोई नंबर है उसके ऊपर 2 पावर है यहाँ पे, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने भी मल्टीप्लाई किया ना। ठीक है, यहाँ देखते हैं 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 5 ही लिखेंगे। ठीक है, 4 लिखेंगे 16, 5 लिखा तो 32। ठीक है, अब इनटू में यहाँ पे 2/5 लिख दिया, फिर 5 से 5 फिट तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 क्या होती है, 4। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल सा था ये। कोई डाउट आ रहा है कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा उसका रिप्लाई करने का। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है आपका इर्रेशनल नंबर के ऑपरेशंस। अब ऑपरेशन क्या है, वो चीड़ फाड़ नहीं करना है। ऑपरेशंस का मैथ में क्या मतलब होता है, जोड़ घटा गुना भाग। ठीक है, जोड़ घटा गुना भाग करना है हमें किसका, इर्रेशनल नंबर का। तो इर्रेशनल नंबर का जोड़ घटा गुना भाग कैसे करते हैं, देखो सिंपल सा मैंने टेबल बनाया हुआ है आपके लिए कि क्या है। फर्स्ट केस, अगर कोई 2 रैशनल नंबर का आप क्या करो, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, अगर तीनों चारों में से कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप करते हो तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा रैशनल ही आता है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, सेम एज इट इज 2 इर्रेशनल नंबर हैं, अगर उसका कुछ भी ऑपरेशन करते हो आप तो आंसर कांट से हम नहीं बता सकते भाई कि कौन सा आपने लिया। ठीक है, तो क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि आप अगर कोई ऐसा रैशनल नंबर ले रहे हो, ठीक है, और उसके साथ आप कोई दूसरा रैशनल नंबर, जैसे कि समझाता हूं एग्जांपल में, √2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, रूट से रूट फिटूस, 2 रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है 2। तो क्या 2 एक इर्रेशनल है, नहीं है। अगर इसी जगह पे मैं लिख देता √2 मल्टीप्लाई बाय √3, इसको हटा दो, √2 मल्टीप्लाई बाय √3, अरे यार, हाँ, तो अब आंसर क्या आ जाएगा √6। दिस इज योर इर्रेशनल नंबर। तो हम नहीं बता सकते कि आपने कौन सा इर्रेशनल लिया, तो इसलिए कहते हैं कांट से हम नहीं बता सकते। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर व्हाट नंबर यू आर चूजिंग। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट, थर्ड केस क्या है, अगर एक इर्रेशनल एक रैशनल है, अगर ऐसा कुछ भी करते हो आप इसमें से कोई भी ऑपरेशन, आंसर विल बी ऑलवेज इर्रेशनल। ये जो चीजें लिखी है मैंने, इसको दिमाग में याद कर लो बस। एक नंबर से ही क्वेश्चन आता है बस, और कुछ नहीं आता इसमें। ठीक है, चलो अब यहां पर देखते हैं ये जो कुछ ऐसे डरावने से क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है। देखो एक बात याद रखो कि रूट में अगर किसी 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर दोनों नंबर रूट में है ना, इजिली मल्टीप्लाई हो जाता है अगर दोनों नंबर रूट में है। जैसे मैंने दिखा, ये लिखा है यहां पे आपको, मैंने लिखा है यहां पे 3 गुना √2, इसको मल्टीप्लाई करके ना मैं ज्यादा से ज्यादा ये लिख सकता हूं 3√2, और कुछ घुसा नहीं सकता मैं इसको, इन दोनों को। ठीक है, नहीं घुसा सकता। दिस इज द फाइनल आंसर।
इसको ऐसे ही लिख सकता हूं। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, मान लेते हैं कोई एक दूसरा एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको, यहां √3 लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब दो नंबर रूट में होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उन दोनों को, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ही डब्बे के अंदर डाल दिया जाता है, एक ही रूट के अंदर डाल दिया जाता है, 3 दूनी 6, दैट्स इट। अब बोलोगे सर मल्टीप्लाई का तो समझा दिया, डिवाइड का क्या? वो भी है, सेम वही चीज है। प्लस माइनस का कोई रूल नहीं है भैया, ठीक है। अगर बोलो आप कि भाई 7 माइनस √2 करके दिखाओ यही आंसर है, इसको नहीं कर सकते सॉल्व, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहां 2 नंबर ऐसे कुछ लिखे हुए हैं, इसको हमें क्या करना है, बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इसके छोटे छोटे फॉर्मूले भी होते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, हालांकि यहाँ पे कोई ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन मैंने आपको बोला कि इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज होती है उसको दूसरे वाले डब्बे से मल्टीप्लाई करना होता है, अगर ऐसा कुछ डब्बे के अंदर बंद है तो, ठीक है। इसको इन दोनों से, इसको फिर इन दोनों से, चलो कर देते हैं। 3 को 2 से किया तो 3 दूनी 6, प्लस 3 को इससे किया तो मैंने बोला ना घुसा के नहीं लिख सकते, बस बाहर लिख सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। इसको इससे किया तो प्लस √3 को √2 से, तो √2 3 लिख देते हैं ऐसे फॉर्म में अरेंज करके, फिर प्लस √3 को इससे किया तो √6। क्या आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, यही आपका फाइनल आंसर है। अब इसको हम कुछ भी रीअरेंज कर सकते हो, ये वैसे भी कुछ भी नहीं किया जा सकता, यही फाइनल आंसर। अब इसको, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के आ गए, जोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। बस यही आपका फाइनल आंसर है। सॉल्व कर लिया। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक माइनस में है, एक प्लस में है, और ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, मतलब सेम नंबर हो गया ना, इसलिए a b के फॉर्म में समझो। तो जब a - b a + b होता है तो क्या होता है, चलो आपको नहीं पता है इसका फॉर्मूला कुछ भी, आइडेंटिटीज भूल जाओ, सीधा जो यहाँ पर किया वही काम यहाँ भी कर दो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे कर डालो, क्योंकि आइडेंटिटीज कैसे बनाए, इसको मल्टीप्लाई करके ही तो बनाए शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन हमको चलो नहीं पता आइडेंटिटीज, मल्टीप्लाई करके लिख डालो। √5 को √5 से किया तो मैंने बताया ना, 2 नंबर सेम कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर बाहर आ जाता है, 5। √5 को √2 से किया तो यहाँ पे इसका साइन प्लस है तो यहाँ प्लस लिखा, √5 को 2 से किया तो मैंने बताया ना कि 2 सेम रूट तो एक ही नंबर आएगा, 2 अलग अलग रूट तो दोनों को गुना कर देंगे बस, तो ये हो जाएगा √10, ठीक है। अब यहाँ पर देखो √2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका माइनस का साइन इसके साथ आएगा, माइनस √2 √5 फिर क्या आ जाएगा, रूट का 10, फिर ये इन दोनों को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस √2 को √2 से किया तो 2, और ये देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, फिर 5 में से 2 गया 3, ये आपका आंसर। कितना सिंपल था, कोई दिमाग लगाया नहीं। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, घबराना नहीं है भाई, प्रोसेस से चलो, मल्टीप्लाई करके दिखा दो, और ये अब सोचोगे भाई इसके आगे क्या करूं, यही आंसर है, इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते ना। मैंने बोला ना भी कि रूट वाले ऐसे नंबर को हम जोड़ घटा नहीं सकते हैं, एज इट इज ऐसा ही लिखा जाता है वो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है इसका रैशनलाइजेशन, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद आपके 8 नंबर पूरी सिक्योर हैं। अगर आपने पूरा थोड़ा अच्छे से समझा होगा मेरा ये वीडियो तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं इसको, रैशनलाइजेशन क्या होता है। देखो रैशनलाइज करने में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, रैशनलाइज कोई भी टर्म एक दे देगा, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ऐसा दे देगा, ऐसा दे देगा, जनरली ऐसे टाइप के ही आते हैं ये 2 लास्ट वाले, ठीक है। वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो रैशनलाइज का मतलब होता है कि सेम उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, जो हम कर रहे थे ना वो रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए, ऐसा काम, उसी को कहते हैं रैशनलाइज। जैसे कि यहाँ पर 1 ये लिखा हुआ है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसी से, √3 से, जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है ना इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऐसा करते क्यों है, क्योंकि कभी भी रूट नीचे में होता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसको हमें ऊपर दिखाना होता है, सुंदर से अच्छा नहीं लगता है, मतलब मैथमेटिकल टर्म में हम इसको नीचे नहीं छोड़ते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, तो इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना। अब रैशनलाइज हम करें या ना करें, ठीक है, ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है भाई, इन तीनों को दोनों को काट दिया तो आंसर 1 आ गया, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। तो हम बस इसलिए करते हैं ताकि इस रूट को हम ऊपर भेज सकें, बस इसलिए करते हैं, और किसी चीज के लिए नहीं करते हैं, ठीक है, ताकि इसको हम ऊपर भेज सकें। तो देखो भाई अभी मुझे काटना तो नहीं है इसको, क्योंकि रैशनलाइज करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3 अपॉन में 3 को 3 से किया तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट्स इट। क्लियर हो गया। यहां देखो
लेकिन यहां पर देखो सिंगल नंबर था एक, तो हमने सीधा बिना आंख बंद करके कर दिया, लेकिन यहां पर हम ऐसे आंख बंद करके नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर एक प्लस है। तो जब भी कभी साइन में हो तो उसका साइन चेंज कर दो, जैसे कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऊपर जाएगा। जैसे कि 1/3 प्लस √3 है ना, इसको रेशनलाइज यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे बट चेंज इन साइन, तो यहाँ पे 3 माइनस √3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 माइनस √3 हो जाएगा, सेम सेम साइन से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि इन दोनों को काटा तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं भाई, 1 हो जाएगा, तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर फिर से वही अपनी यूज हो जाएगी जो हमने लास्ट में ऑपरेशन किया था ना, वैसा वाला चीज़ यूज हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 से करते हैं किसी को भी तो सेम ही रहता है। अब देखो यहाँ पर अगर आप करते हो मल्टीप्लाई, तो सेम इस पूरे को इस पूरे से, ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ। 3 से 3 को किया तो 9, 3 को इससे किया तो माइनस, क्योंकि इसका साइन नेगेटिव है तो यहाँ माइनस 3√3, फिर यहाँ पे प्लस से इसको करेंगे तो प्लस 3√3, फिर यहाँ पे इसको किया इससे तो -3। तो ये दोनों तो फिटुस क्योंकि सेम सेम है, अलग साइन में। तो बचा क्या यहाँ पे 3 माइनस √3 अपॉन में 9 में से 3 जाएगा तो 6, 9 में से 3 जाएगा तो 6, ये बचेगा ना, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो बस यही होता है। देखो अब ये रूट नीचे था, इसको ऊपर भेज दिया हमने, तो ये हो गया सॉल्व। इसको भी ऐसे करेंगे, माइनस साइन को यहाँ प्लस बना करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बच्चों को यहाँ दिक्कत क्या आएगी ना, इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, तो भैया मैंने समझा दिया आपको कैलकुलेशन किस तरह से करना है बस, ठीक है। इसी चीज़ का ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। चलो तो माइनस की जगह पे यहाँ पे अभी तो माइनस ही रहेगा, मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1 में मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर यहाँ पर साइन चेंज कर दो, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस से आ जाएगा, तो √7 प्लस में 2 अपॉन में √7 प्लस में 2, सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो वही सेम आ जाएगा, √7 प्लस में 2 अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस का माइनस का है, फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन चलो आपको मैं डायरेक्ट सिखाता हूँ ताकि क्या हो, आप कर पाओ इसको, अगर फार्मूला याद नहीं है तो भी। तो 7 को 7 से किया तो 7, 7 को 2 से किया तो साइन इसका प्लस, तो प्लस लिखा 2√7। इसको करो अब इन दोनों से, तो इसको किया तो माइनस का 2√7, फिर इसको किया तो माइनस का 2, तो 2 दूनी 4 होगा ना भाई। चलो अब उसके बाद इन दोनों को फिटोस, फिर यहाँ पे हो गया √7 प्लस में 2, नीचे क्या आ जाएगा 7 में से 4 गया तो 3, ये आपका फाइनल आंसर। इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठोक करके सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होंगे इस चैप्टर के, जैसे मैंने समझाया आपको, ठीक है। तो अब इसमें एक एक नंबर में ट्रू फॉल्स आते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि किस तरह से ट्रू फॉल्स को रिकॉग्नाइज करना है, किस तरह से उसके पैटर्न को समझना है। बस इतना कर लिया तो चैप्टर 1 में आपके पूरे 8 नंबर सिक्योर हैं, कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो तो कम समय में ये रिवीजन देखते हैं कितने मिनट का वीडियो हुआ, आधा घंटा तो हो गया होगा, चलो ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। Follow and subscribe us for more.